सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन नंबर 34 और इसके नेक्स्ट वाले कल जो है 35 टू 43। उसके बाद आपका पूरा पाथफाइंडर जो है स्ट्रेट लाइंस का जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाता है। 100 के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, तो आप देखिए हर किसी वीडियो में काफ़ी नए नए इनोवेटिव तरीके आप सीखेंगे। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि एग्ज़ाम में जो है इस तरीके के मेथड्स अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत इजी तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वैसे नॉर्मली इजी क्वेश्चन ही आते हैं आपके फ्रॉम स्ट्रेट लाइंस। अगर आप पलट के देखें 2019 से पीछे हो जाएंगे तो बाई चांस कभी रेयर केस में कुछ टफ टाइप के क्वेश्चंस या कैलकुलेटिव, टफ का मतलब नहीं कहूँगा मैं, कैलकुलेटिव कहूँगा ज़्यादा। ठीक है, टफ इन द सेंस क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन बहुत जल्दी आंसर दे रहा है दैट मीन्स इट इज़ ईजी क्वेश्चन। अब किसी क्वेश्चन को आपको आता है बट इट इज़ टाइम टेकिंग, दैट मीन्स इट इज़ टफ इन माय ओपिनियन। ओके, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो बहुत इजी मीन्स जल्दी बन जाते हैं आपके, बट कुछ क्वेश्चंस में टाइम टेकिंग रहता है, बट उनको भी शॉर्ट किया जा सकता है कुछ हद तक। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे सीखेंगे तो ये थोड़े से टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे, दैट्स वाई आई हैव टेकन एट द एंड 23 से लेकर के आपके 43 तक। तो इसमें दो पार्ट्स में मैं आपको डिस्कस करूँगा और ध्यान देंगे, एक एक चीज़ बारीकी से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो और आप अपनी तैयारी रखिए। और मेरी मीन्स पीछे मैंने काफ़ी सारी चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं और कुछ चैप्टर्स के जो लेक्चर्स वगैरह मैंने दिए नहीं थे, तो आई एम थिंकिंग दैट उन चैप्टर को भी मैं कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैंने पाथफाइंडर पूरा कंप्लीट ही कर दिया था, बट उसके जो बेसिक्स थे वो स्टार्टिंग की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए वो डिस्कस नहीं किया हालांकि, बट वैसे प्लेलिस्ट तो बनी है, अलग अलग सेपरेट वीडियोस तो बना रखे हैं, बट मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट वाचिंग ऑल दोज थिंग्स। पता नहीं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के चक्कर पे रह जाते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके क्या सीखेंगे वो, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, अगर आप यही वीडियोस को अच्छे सिंसियरली फॉलो करोगे, मेरे जितने भी बने हुए हैं, तो आपके लिए पहले अटैम्प्ट में आपको क्वालिफाई करना है एनडीए जो है बहुत आसान रहेगा, मीन्स आप इजीली क्रैक कर लेंगे। ओके, और अपने एनसीईआरटी का वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एनसीईआरटी का बेस तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक चीज़ें हर किसी चैप्टर की आपको आनी चाहिए। ओके, तभी जाके होता है चीज़ें। अब खाली आप पाथफाइंडर में चले गए, उसके बाद पाथफाइंडर सॉल्व करो, आप कहोगे सर पाथफाइंडर तो मैंने पूरा कर दिया, रट्टा टाइप का मार दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो लॉजिकली आपने चलना है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यू विल क्वालिफाई योर एनडीए एग्जाम। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। देखिए आप ध्यान देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 24 इनमें जो सॉल्व करने के लिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्लास 10 में 3 मेथड्स पढ़े थे। वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर बात करें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कई बार जो है कई क्वेश्चंस के लिए बहुत ईजी हो जाता है। कई क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करके आंसर जो है जल्दी आ जाता है। कई बार ऐसा होता है एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आपका क्वेश्चन सॉल्व जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको भी अगर आप शॉर्ट कर दें तो ईजी तरीके से आपके आंसर आ जाएंगे। आप शॉर्ट कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, इसको आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, सपोज यू आर गिवन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो लाइन की इक्वेशन आपके सामने में है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक लाइन तो ये हो गई, और दूसरी लाइन का इक्वेशन हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सपोज यू वांट टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो तुम फाइंड करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप डायरेक्टली लगा दोगे x इक्वल टू एंड y इक्वल टू। ठीक है, दोनों का डिनोमीटर सेम होगा, पहली बात तो दोनों का डिनोमीटर सेम होगा। और डिनोमीटर कहाँ से आएगा इसको आप नोट कर लीजिए। डिनोमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों के, ये देखिए आप a1 x का कोऑर्डिनेट मीन्स x का जो आपका कोफिशिएंट है, और नीचे वाले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है b2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2। पहले तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद a2 और b1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप ये तीर का निशान देख रहे होंगे तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, a2 इंटू b1। और वैसे ही आपका y वाले का जो डिनोमीटर होगा वो भी यही होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, पहला स्टेप तो ये हो गया। फिर आपने x का जो आपका न्यूमरेटर है इसको निकालना है तो x का न्यूमरेटर निकालने के लिए x वाले जो भी टर्म्स है दोनों इक्वेशंस में, इनको ढक दीजिए आप, पूरा भूल जाइए, इनको ढक देंगे तो आपके सामने केवल 4 टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं, b1y प्लस c1 और b2y प्लस c2। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, b1 से c2 को मल्टीप्लाई करना है पहले तो, b1 इंटू c2 माइनस उसके बाद c1 से आपने b2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो c1 इंटू b2
बस इसको करने के बाद आपका सीधे सीधे x की वैल्यू आ जाएगी, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए आप y वाले टर्म को भूल जाइए दोनों में, तो y वाले को ढकेंगे तो आपके सामने 4 चीज़ें बची, a1x, a2x और c1 c2। तो आपने यहाँ c1 से शुरू करना है, c1 से आप a2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहला उल्टा आएगा इसमें, ये ऐसा नहीं कि a1 से आप c2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा मत करना। पहले c1 से a2 को मल्टीप्लाई करेंगे, c1 इंटू a2, c1 इंटू a2 माइनस, उसके बाद a1 से हम फिर c2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, a1 इंटू c2 और दोनों को घटा दिया बीच में। बस नॉर्मल सा तरीका है। अब इस पैटर्न को समझ जाएंगे तो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें ऐसी ज़रूरत पड़ रही है, तब जाके मैंने ये बताया और ये आपको मालूम भी होना चाहिए। ओके, तो इसको हम ट्रिक्स दे देते हैं, नाम दे देते हैं खाली, ये कोई ट्रिक्स वगैरह होते नहीं है। वैसे नॉर्मली आप जो कंसेप्ट हैं अगर वो थोड़ा मजबूत हो जाए तो वही आगे विजुअलाइज करके आप ये सारी चीज़ें देख पाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं होती है, नॉर्मली कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी सारे देखोगे आपने यूट्यूब में कि ऐसे ट्रिक से चुटकियों में सॉल्व कर दो क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो ऐसे बच्चे बेवकूफ़ बन जाते हैं। अब जिन बच्चों का कंसेप्ट सही है तो पकड़ लेते हैं चीज़ों को, हाँ ये तो यहाँ से बना हुआ वाली बात, ठीक है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। Let ABCD be a parallelogram whose equations for the consecutive sides AB and AD are 4x plus 5y equal to 0 and 7x plus 2y equal to 0. The equation of one of the diagonal is 11x plus 7y equal to 9. ठीक है, तो पहले तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस तो नॉर्मली जो है आपके फिगर से बनने चाहिए ज़्यादातर केस में। अब रेयर केस में जब बहुत इजी है तब तो ठीक है, हम डायरेक्टली विजुअलाइज कर लेते हैं चीज़ें, तो उस कंडीशन में आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप फिगर जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पे ABCD आपका पैलोग्राम है, A B C और ये लिखा मैंने D। ओके, और यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है AB और AD की। तो AB का इक्वेशन क्या है, AB जो लाइन है आपकी इसका इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 और AD जो लाइन है उसका इक्वेशन है 7x plus 2y equal to 0. Okay, and the equation of one diagonal is 11x plus 7y equal to 9. अब वन डायगोनल करें, अब यहाँ पे क्लियर नहीं कहा क्वेश्चन में कि BD जो आपका डायगोनल है इसका इक्वेशन 11x plus 7y equal to 9 है, या AC जो डायगोनल है, दूसरा डायगोनल AC आपका, उसका इक्वेशन ये है 11x plus 7y equal to 9। तो यहाँ पे क्लियर नहीं, तो हमें तो यही भी फाइंड करना पड़ेगा कौन सा डायगोनल का इक्वेशन इन्होंने गिवन दिया हुआ है यहाँ पे। पहले तो हमने ये क्लेरिफाई करना है, ठीक है। ये क्लेरिफाई करने के लिए अब हम चलेंगे कहाँ से, थोड़ा सा सेंस लगाएंगे। फिर हमने ए और सी को ज्वाइन किया, ए सी को ज्वाइन किया, ठीक है। अब मुझे बताइए ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब दो लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, ए बी और ए डी के ऑलरेडी गिवन है, अगर ए बी और ए डी जो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करूँगा तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और इससे ऊपर वाली बात यहाँ पर और क्लियर होती है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए 0,0। अब ऐसा कैसे कह दिया मैंने कि 0,0 होंगे, तो इसको समझने वाली बात है। जब कभी भी आपका दो इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 है और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, दैट मीन्स दोनों में जो कॉन्स्टेंट टर्म है c1 आपका 0 है ऊपर में और नीचे में c2 0 है, तो इनमें हमेशा x 0 आएगा और y 0 आएगा। मीन्स इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 4x प्लस 5y प्लस कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे 0 है और दूसरे वाले में भी आपका 7x प्लस 2y प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 0 है। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 0,0 बनेगा। तो एक नई चीज़ आपके सामने में क्लियर हो गई। तो यहाँ से आपने कई नई चीज़ें सीखते रह रहे हो साथ साथ में, तो ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 हो गए। अब मैं क्या करूँगा, अब मान लेता हूँ कि जो अपना गिवन इक्वेशन था 11x प्लस 7y इक्वल टू 9, ये ए सी डायगोनल का इक्वेशन है। कुछ समय के लिए मैंने मान लिया, ऐसा माना कि जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है 11x प्लस 7y इक्वल टू 9, ये ए सी जो डायगोनल है इसी का इक्वेशन है। अगर ये इसी का इक्वेशन होगा तो ये 0,0 से सेटिस्फाई होना चाहिए फिर,
मीन्स ए पॉइंट से सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि ए पॉइंट इस डायगोनल के ऊपर है। तो अगर मैंने यहाँ पर रखा इस इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पे 0 और 0 यहाँ पे वैल्यू पुटअप किए, तो 11 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0, 0 प्लस 0 0 आ गया, 0 इक्वल टू 9 आ रहा है। दैट मीन्स ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ से क्लियर हो गया कि 0,0 इस मीन्स ए सी को सेटिस्फाई मीन्स इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ए सी डायगोनल का इक्वेशन ये होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो दैट मीन्स ये किसका इक्वेशन होगा, दूसरा वाला जो आपका डायगोनल है, दूसरा डायगोनल क्या है आपके पास बी डी, तो बी डी वाले डायगोनल का ये इक्वेशन होगा। तो इसको हम लिख देते हैं सही तरीके से। तो यहाँ से हमारा दूसरा क्लियर हो गया कि ये जो इक्वेशन गिवन है ये डायगोनल बी डी का है, -9 इक्वल टू 0। ओके, अब उसके बाद आपसे पूछा क्या है, द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल। तो दूसरे इक्वेशन का हमने डायगोनल निकालना है। अगर सपोज कीजिए गिवन इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम यहाँ पे कुछ चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या फाइंड कर सकते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ए बी वाली लाइन जो है और बी डी वाली जो लाइन है उन दोनों को सॉल्व करूंगा तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। वैसे ही मैं ए बी और ए डी को सॉल्व करूंगा तो डी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों को निकालने के बाद मैं इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का, सपोज करो मैं इसको ओ मान लेता हूँ, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स इसको ओ मान लेता हूँ। इसको सॉल्व इन दोनों की मदद से, बी और डी की मदद से मैं ओ को भी निकाल दूंगा। अगर ओ को निकाल दूंगा तो हमारा काम आ जाता है, क्योंकि अगर मुझे ओ आ गया तो ओ निकलने के बाद मुझे ए सी पर स्थित 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम ही हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स और ओ के कोऑर्डिनेट्स। अब 2 पॉइंट से हम इक्वेशन बना भी सकते हैं, और नहीं भी बनाना चाहें तो हम केवल ओ की मदद से चेक कर सकते हैं। ये मतलब जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें ट्राई करेंगे हम एक एक करके, और जो इक्वेशन इस पॉइंट से सेटिस्फाई होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके फिर बन जाते हैं। तो लेकिन उससे पहले हमें यहाँ तक का सफ़र तय करना है। ओके, तो इसको तय करने के लिए आप इसको फटाफट सॉल्व करने की सोचिए, जिसके लिए आप अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने मेथड बताई थी आपको उसको अप्लाई करेंगे। ओके, तो पहले तो आप इक्वेशन लिखिए। हमने पहले किस किस को सॉल्व करना है, ए बी और बी डी जो डायगोनल है इसके इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं, और तभी हमारा पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, तो बी डी का इक्वेशन है 11x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0, एंड ए बी का जो इक्वेशन था वो था 4x प्लस 5y प्लस 0 लिख देता हूँ मैं कांस्टेंट की जगह पे इक्वल टू 0। अब x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट के लिए मैंने क्या कहा था, y भी लिख दो इसमें साथ साथ में, y इक्वल टू, इनके पहले डिनोमीटर लिखिए। आप डिनोमीटर के लिए क्या करेंगे, 11 इंटू 5 55, और उसके बाद 4 इंटू 7 28, तो 55 माइनस 28 कितना हो जाएगा 27। दैट मीन्स 27 दोनों के नीचे आ गया। ओके, और उसके बाद x का जो है न्यूमरेटर निकालना है। तो न्यूमरेटर निकालने के लिए x वाले टर्म को ढकिए। x वाले टर्म को ढकेंगे तो हमने किस किस को मल्टीप्लाई करना, पैटर्न में क्या था 7 और 0 को मल्टीप्लाई करना, 7 इंटू प्लस 0 या माइनस 0 कुछ भी, 7 0 0 माइनस 5 इंटू माइनस 9, तो 5 इंटू माइनस 9 कितना हो जाएगा -45, और घटाना था बीच में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 45 आपका ये आ गया। ओके, और y कोऑर्डिनेट के लिए y वाले को ढकिए। तो y को ढकेंगे तो आपने कहाँ से शुरू करना था, फिर -9 से, लास्ट वाले से। तो -9 से हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, 4 को, तो -9 इंटू 4 -36, और फिर ऊपर से फिर आपने 11 और 0 को मल्टीप्लाई करना था, 11 0 0, तो -36 माइनस 0 कितना हो गया, -36 आ गया। दैट मीन्स इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा पहले वाले को 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 5/3 x कोऑर्डिनेट आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो -4/3 y कोऑर्डिनेट आ गया। दैट मीन्स b के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं आपके सामने में 5/3, -4/3। ओके, वैसे d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फिर से आप सॉल्व कीजिए। तो 2 इक्वेशंस आपके सामने में हैं, कौन कौन से, 11x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये आपका बी डी हो गया, और ए डी लाइन का इक्वेशन था आपके पास 7x प्लस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमने x कोऑर्डिनेट निकालना है और y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इनके डिनोमीटर निकालिए पहले। तो डिनोमीटर के लिए आप 11 इंटू 2 22 माइनस 7 7 जा 49, तो -27 आ गया। ठीक है, यहाँ नीचे भी -27 लिख दीजिए, दोनों के डिनोमीटर सेम बनेंगे। x वाले के लिए x को ढकिए, तो 7 इंटू 0 0, और 2 इंटू -9, 2 इंटू -9 दैट इज़ -18, माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, ये आपका आ गया। ओके, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आप तुरंत जल्दी इसको, अगर आपका जोड़ना घटाना सही है तो जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो y कोऑर्डिनेट y वाले को ढकिए, फिर उसके बाद -9 से आपने किसको, 7 को, -9 इंटू 7 -63, -11 इंटू 0,
11 इंटू 0 0, तो -63 -0 -63 आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर आपने काटा तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो -2/3 आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया इसका, और 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, तो 7/3 वाई कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए -2/3, 7/3। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो आप ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आप निकाल ही सकते हैं। फिर अगर डी और बी के आ गए तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो मिड पॉइंट पे मिलेंगे, तो ओ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो मिड पॉइंट के लिए निकाल दीजिए, ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे फिर, -2/3 + 5/3, तो 3/3 1/2 आ जाएगा आपका ये, x1 + x2/2 करके। फिर y1 + y2/2 करेंगे तो 7/3 + -4/3 आपका आ जाएगा, y1 + y2 आपका 3/3 1 आ गया, 1/2 हो गया ये। ठीक है, ओ के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब एक काम कीजिए, आपने इक्वेशन निकालना था AC डायगोनल का, तो इसके ऑप्शन से चलते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ऑप्शन में आई 23 वाले में देखिए x + y = 0, क्या मैं x की जगह पे 1/2 और y की जगह पे 1/2 रखूँगा तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बी वाले में रखिए 1/2 - 1/2 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप अदर ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, और अदर कोई इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। देखिए आप 2 × 1/2 1 आ गया, प्लस y की जगह पे 1/2 रखा तो 3/2 आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और ये x की जगह पे 1/2 रखा, -3 × 1/2 किया, तो यहाँ से आपका 1/2 - 3/2 कभी 0 के बराबर नहीं आ सकता है। दैट मीन्स बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आपने निकालना था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो पैरेललोग्राम के एरिया निकालने के लिए तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, मीन्स एक तरीका तो आपका ये हो सकता है जो हम जिससे निकालेंगे, ये हम ट्राइंगल की एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल ABD की एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं, बिकॉज हमें तीनों वर्टिसेस मालूम है, A भी मालूम है, B भी मालूम है और D भी मालूम है। ओके, तो फिर इसका डबल कर देंगे, तो इसका डबल करने पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है आप C के कोऑर्डिनेट निकाल दो, C पॉइंट के। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप A और O का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि O आपका मिड पॉइंट है AC का, तो इसमें x1 + x2/2 वाला जो फार्मूला था उससे O के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, सॉरी उससे आपके C के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। फिर C के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे तो फार्मूला आपके सामने में ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। ठीक है, डिटर्मिनेंट वाला, या स्टेयर मेथड से करो, जैसे करना चाहो। ठीक है, बट हम यहाँ पे स्टेयर मेथड से सॉल्व करेंगे, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे पहले। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हम निकाल रहे हैं, तो उसके लिए पहले रफ करते हैं। ठीक है, रफ में हम लिखेंगे पहले A का x कोऑर्डिनेट, और फिर B का x कोऑर्डिनेट, फिर C का x कोऑर्डिनेट, C का x कोऑर्डिनेट क्या, सॉरी D का x कोऑर्डिनेट -2/3, और उसके बाद A का y कोऑर्डिनेट, B का y कोऑर्डिनेट और D का y कोऑर्डिनेट है 7/3। ठीक है, उसके बाद जो स्टार्टिंग में 0 था x वाले कॉलम पे, तो यहाँ पे फिर 0 लिख दिया, और y वाले में शुरू में 0 था, इसको दोबारा रिपीट करवा दिया। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जो हमने स्टेयर मेथड पढ़ा था, लेक्चर 1 में पढ़ा था हमने ये। ठीक है, तो आपने स्टार्ट किया 0 × 5/3 0 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -4/3 और -2/3, दैट मीन्स 4 2 या 8, 8/9 आ गया, 8/9। ओके, फिर उसके बाद आपने और इसको मल्टीप्लाई 7/3 × 0 0 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स 8/9 ही आ रहा ले दे करके। उसके बाद आपने दूसरी तरफ से क्रॉस करना स्टार्ट किया, तो 0 × -4/3 0, 5/3 × 7/3, तो 35/9 हो गया, 35/9। और फिर प्लस करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटू करके -2/3 × 0 0 ही आ रहा है। दैट मीन्स अब इन दोनों को आपने घटाना है, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों को घटा दीजिए आप, कौन बड़ा है, 35/9 बड़ा है, तो इससे इसको घटा दीजिए। ठीक है, 35/9 में से 8/9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27/9, और फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, 9 3 जा 27, तो आपका आ गया 3/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गई 3/2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, इसका डबल, दैट मीन्स इंटू 2 करूँगा इसको मैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 3 आपकी इसकी एरिया हो जाएगी। C विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26, कंसीडर द लाइन सेगमेंट L इक्वल टू गिवन है, एक लाइन सेगमेंट L का इक्वेशन हमें गिवन है sec थीटा प्लस y tan थीटा इक्वल टू P। ठीक है, और द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन L इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस इज। तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन, तो इसका जो मिड पॉइंट बनेगा, ठीक है, इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस इज हमने निकालना है। तो यहाँ से एक काम कीजिए आप, ठीक है, चलो सपोज करो इसको पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए।
तो x अपॉन आएगा आपका, p से डिवाइड करेंगे सबको, p से डिवाइड करेंगे सबको, तो p अपॉन सेक थीटा नीचे आएगा, तो p अपॉन सेक थीटा मतलब p कॉस थीटा बन जाएगा आपका ये, प्लस y अपॉन p तो पहले से था, अब ये टेन थीटा नीचे में आएगा, टेन थीटा को यहाँ से हटाना है तो p के अपॉन में आएगा, तो 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू p अपॉन p1, तो इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया। तो इसके बाद आपको क्लियर हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म में इसका x इंटरसेप्ट है p कॉस थीटा और y इंटरसेप्ट है p कॉट थीटा। तो आपने एक लाइन बनाई ये, और इसका जो x इंटरसेप्ट था वो है p कॉट थीटा, सॉरी p कॉस थीटा आ रहा है आपका, x इंटरसेप्ट कॉस है कॉस थीटा, और y इंटरसेप्ट आ रहा है p कॉट थीटा। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट्स बनेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस, सपोज करो इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, ए पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या बन जाएगी p कॉस थीटा कॉमा 0, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस वाला बी पॉइंट मानो तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा p कॉट थीटा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस वाला पार्ट आ रहा है केवल इतना आ रहा है, बिटवीन एक्सिस का इंटरसेप्ट वाला पार्ट इतना आ रहा है ए बी, तो ए बी का जो मिड पॉइंट है उसका हमने द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का जो लोकस है ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस फाइंड करना, तो पहले मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, तो मिड पॉइंट निकाल दीजिए आप। तो मिड पॉइंट क्या होगा, चलो मान लेते हैं ये मिड पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, तो इसी का हमने लोकस निकालना है, तो ठीक है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से x इक्वल टू क्या बनेगा आपका, मिड पॉइंट होगा तो x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 बनेगा, दैट मीन्स 0 प्लस p कॉस थीटा अपॉन 2 बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा आपका p कॉस थीटा, तो p कॉस थीटा आपका आ जाएगा 2x अपॉन p इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो सेक थीटा क्या बनेगा फिर, कॉस थीटा इतना है तो सेक थीटा बन जाएगा आपका p अपॉन 2x। ठीक है, और वैसे आप y वाला का जो कोऑर्डिनेट होगा y इक्वल टू क्या बनेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो p कॉट थीटा प्लस 0 अपॉन 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका टेन थीटा विल बी इक्वल टू p अपॉन 2y, ऐसे आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू। ओके, तो नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेक और टेन में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमें सेक और टेन के बीच में रिलेशन मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तभी हमने इसको सेक और टेन के टर्म में कन्वर्ट किया, और इसमें हमने वैल्यू पुटअप करेंगे तो लोकस ऑफ पॉइंट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा कितना था आपका p/2x, तो p स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर हो गया, माइनस टेन थीटा कितना था p अपॉन 2y, दैट मीन्स p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ चुका है p स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स 25 का जो आंसर हो जाएगा इट विल बी ए। ओके, होप दिस इज क्लियर। और उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है सेकेंड वाले में, द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन L, ये तो आपकी लाइन थी L था, एंड पासिंग थ्रू p कॉट थीटा कॉमा 2p कॉस क्यूब थीटा, और पास हो रही कहाँ से p कॉट थीटा कॉमा 2p कॉस क्यूब थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक काम कीजिए, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं पहले हम, हमने फाइंड किया है ना द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन L, और यहाँ से पासिंग थ्रू p कॉट थीटा, तो इधर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हमने निकालना है, सॉरी। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि x कॉमा वाई से होके गुजरेगा, ये जो हमने मिड पॉइंट माना था ये जरूरी नहीं कि यहाँ से होके गुजरे, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द लाइन L इज़, ये वाला जो पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है p कॉट थीटा कॉमा 2p कॉस क्यूब थीटा। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो देखिए गिवन जो आपकी स्टार्टिंग वाली जो लाइन थी L, जो स्टार्टिंग में जो आपको गिवन था, उस लाइन का इक्वेशन में क्या गिवन था, उस लाइन का इक्वेशन था हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन था x सेक थीटा प्लस y टेन थीटा इक्वल टू p था। ठीक है, या इसको हम माइनस p इक्वल टू 0 लिख देते हैं।
ओके, होप दिस इज़ क्लियर। अब देखिए जो दूसरी लाइन है इसको मैं मान लेता हूँ, जो ग्रीन वाली लाइन मैंने भी ड्रॉ की परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसको मैं मानता हूँ L2। ठीक है, L2 जो लाइन है L के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ऑलरेडी हमें गिवन है, दैट इज़ P cot थीटा कॉमा 2P cos क्यूब थीटा। ओके, तो दो परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन निकालने के लिए हम तो इसको सीधे उल्टा घुमा दो फिर। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, x की जगह तो x ही रहेगा और y की जगह y रहेगा। यहाँ पे टेन थीटा को यहाँ ला जाइए, इस टेन थीटा को यहाँ ला गए और इस सेक थीटा को यहाँ ले गए, बीच में माइनस का साइन लगा दिया और प्लस यहाँ पे लिख दिया हमने, जो इसका कांस्टेंट वाला पार्ट है इसको लैम्डा मान लिया इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके साथ जो लाइन परपेंडिकुलर होगी इस फॉर्म की होगी, x टेन थीटा माइनस वाई सेक थीटा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। ओके, ध्यान देंगे क्या किया मैंने यहाँ पे, x और y तो अपनी जगह पे थे और टेन थीटा को यहाँ चेंज कर दिया x के साथ और सेक थीटा को y के साथ ला गया और बीच में आपका y की पहले माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि ऊपर वाले में प्लस था तो नीचे माइनस लगा दिया, अगर माइनस होता तो नीचे वाले में प्लस आ जाता, ऊपर जो कांस्टेंट टर्म हमने लगा दिया लैम्डा। ओके, अब हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए एक काम कीजिए, क्योंकि जो आपका ये पॉइंट हमें गिवन था, पॉइंट क्या था, P cot थीटा कॉमा 2P cos क्यूब थीटा, तो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे ये लगा, x कोऑर्डिनेट पुट अप कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ, x की जगह पे लिखा मैंने P cot थीटा कॉमा टेन थीटा। ठीक है, माइनस y की जगह पे लिख दिया 2P cos क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। टेन थीटा से कॉट थीटा तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो p बचा यहाँ पे माइनस 2p और यहाँ पे सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस क्यूब थीटा का एक पावर कम हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा यहाँ। ओके, प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2p cos क्यूब थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस p, ये लैम्डा आ गई। तो हमारा इक्वेशन भी आ चुका है। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बताएं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए आप, यहाँ से आप p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा और ये आपका आ जाएगा p cos 2 थीटा बन गया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा आपका x टेन थीटा माइनस वाई सेक थीटा और लेमडा की वैल्यू हमने निकाल दी है, तो लेमडा की जगह पर हम लिख देंगे प्लस p cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ओके, तो दैट मीन्स x टेन थीटा माइनस वाई सेक थीटा plus p cos 2 theta, that means A will be correct answer to this question. Question number 27 and 28. The equation of an altitude of an equilateral triangle is root 3x plus y equal to 2 root 3 and one of the vertices is 3 root 3. तो पहले फिगर बना दीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका इस टाइप से है, तीनों साइड इक्वल हैं इसके। ओके, और इक्वेशन ऑफ एन द इक्वेशन ऑफ एन अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो एक मैंने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये एक अल्टीट्यूड हो गया, इस अल्टीट्यूड का इक्वेशन हमें गिवन है रूट 3x प्लस वाई माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। ओके, इसको मैं ए बी सी मान लेता हूँ और यहाँ इस पॉइंट को डी मान लेता हूँ। ठीक है, जहाँ पे ये मिल रहा है बी सी के साथ, और वन ऑफ इस वर्टिसेस इज 3 कॉमा रूट 3। अब ये 3 कॉमा रूट 3 ए के कोऑर्डिनेट्स हैं या बी और सी में से किसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो इस लाइन को ये सेटिस्फाई करेगा, मींस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर 3 कॉमा रूट 3 होंगे तो ये पॉइंट जो है इस ए डी के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चेक कीजिए सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हमने रखा x की जगह पे 3, तो आपका बन गया 3 रूट 3 प्लस y की जगह पे हमने रखा रूट 3 माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आना चाहिए, आ रहा नहीं आ रहा, चेक कीजिए आप। तो यहाँ से आपका आ गया 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, जो कि आपका 0 के बराबर नहीं आ रहा है। ओके, दैट मीन्स ए के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं होंगे 3 कॉमा रूट 3, तो जो आपका 3 कॉमा रूट 3 किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे फिर, या तो बी का होगा या सी का होगा। तो हम मान लेते हैं बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 कॉमा रूट 3, आप सी के भी मान सकते हो, बात एक ही है। ओके, इसके बाद आपसे पूछा गया द पॉसिबल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ईच, कितने ट्राइंगल ऐसे बन सकते हैं। तो ऐसा एक ही ट्राइंगल बन सकता है, क्योंकि अल्टीट्यूड को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो एक अल्टीट्यूड यहाँ से भी आ सकता है, बस यहाँ से। ठीक है, जिसको ए डैश पॉइंट मान लेता हूँ मैं यहाँ, और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं। ये तीनों साइड यहाँ पे इक्वल हो गए, ए डैश बी, ए डैश सी और ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबल मीन्स 2 पॉसिबिलिटी बन रही है
ट्राइंगल या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ या दाएं तरफ या बाएं तरफ, जिस तरीके से आप देखें 2 डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें BC आपका कॉमन रहेगा। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे 2, जाहिर सी बात है। द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए उसकी साइड चाहिए होगी। तो एक काम कीजिए, जो D पॉइंट है D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने की सोचिए। अगर D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे तो हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो D के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप कर क्या सकते हैं, यहाँ पे AD का इक्वेशन हमें गिवन है। AD जो है परपेंडिकुलर है किसके साथ, BC के साथ। तो BC लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो BC लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x ऐसे लिखा, y ऐसे ही लिखा हमने, फिर y के साथ जो आपका यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या था 1, तो वो x का कोफिशिएंट बन गया 1, और x का कोफिशिएंट जब √3 था तो y का कोफिशिएंट बना दिया आपने √3y, और बीच में आपने साइन चेंज कर दिया, बीच में प्लस का साइन था ऊपर वाले में, तो यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 मान लिया। दैट मीन्स BC जो आपका लाइन है इसका इक्वेशन ये हो गया। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास मालूम ही है कि B के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम ही है। तो B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर रखिए, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर हमने लिखा 3 माइनस √3 इंटू 3 हो गया, प्लस लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। दैट मीन्स जो BC लाइन है उसका इक्वेशन क्या बन गया, BC लाइन का इक्वेशन बन जाएगा आपका, ये BC लाइन का इक्वेशन हो गया x माइनस √3y प्लस 0 इक्वल टू 0, ये बन गया, ठीक है। अब आपने D के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो D के कोऑर्डिनेट्स आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आप देखिए, ये वाले प्रॉब्लम अगर आप वाला मेथड यूज़ करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वो इजी तरीके से आपका आंसर दे देगा। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी आंसर आ जाएगा जल्दी, बट यहाँ पर आप आदत वाली बातें हैं, अगर आपकी आदत सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से है तो ज़्यादा इजी तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। या तो हम सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, x एक ही आदत बनाएंगे तो ठीक है, x इक्वल टू, फिर हमने लिखा y इक्वल टू, ये निकाला, इनका डिनोमिनेटर निकालिए फटाफट, √3 इंटू माइनस √3 -3 माइनस 1 1 जा 1, तो -3 -1 दैट इज़ -4, यहाँ भी -4 आ जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद x का जो न्यूमरेटर निकाल, तो x वाले टर्म को ढका, तो यहाँ से 1 0 या 0 माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, फिर माइनस का ही साइन बचेगा ले देखिए, और उसके बाद √3 इंटू 2√3 आपका आ जाएगा 2 3 जा 6, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये आ गया। और y के लिए आप y वाले टर्म को ढकिए, और उसके बाद -2√3 से 1 को मल्टीप्लाई किया, -2√3 माइनस 0 बन रहा आपका, √3 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये कटा, 2 2 जा 4, दैट मीन्स √3/2 आ गया y कोऑर्डिनेट, ओके। दैट मीन्स D पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट आ चुकी है आपके पास, एक तो है 3, 2 इसका x कोऑर्डिनेट और √3/2 इसका y कोऑर्डिनेट। अब आप BD डिस्टेंस निकाल दीजिए। BD का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगा लिया B और D के बीच का डिस्टेंस। तो 3 2 जा 6 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 प्लस √3 माइनस √3 का आधा, मीन्स √3 का आधा ही बचेगा, √3 का आधा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4, ये आपका आ जाएगा 12/4 दैट इज़ 3, 12/4 √3 आ गया, ओके। तो यहाँ से BD जो डिस्टेंस था वो आ गया आपके पास √3। दैट मीन्स अगर BD √3 है तो BC कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है BD का डबल बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो भी होता है आपका किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, जो अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मीन्स AD ने BC को बाइसेक्ट किया, तभी BD इक्वल टू DC बनेगा, तो BC जो है BD का डबल बनेगा, तो BC इक्वल टू क्या बन जाएगा, डबल ऑफ BD दैट इज़ 2√3। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको मालूम ही है क्या होता है, फॉर्मूला आपको मालूम ही है, √3/4 इंटू A का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड कितना आ गया, साइड BC की लेंथ हमने निकाली रखी है, 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 4 से इसको कैंसिल किया, 4 3 जा 12, तो 3 इंटू √3 इक्वल टू 3√3 आपकी एरिया आ चुकी है। दैट मीन्स A विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 to 31, 2 लाइन्स आपके सामने में L1 L2 इंटरसेक्ट द लाइन L3
at P and Q respectively, the bisectors of the acute angle between L1 and L2 intersect L3 at R. ओके तो पूछा क्या गया आपसे, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल। तो पहले वाले को तो आपको फिगर की जरूरत नहीं है, बट सेकेंड वाले पार्ट के लिए आपको पी आर इस टू आर क्यू निकालना है। तो इसके लिए आपको या तो विजुलाइज करना आना चाहिए, आपको फिगर आपको बनाना ही पड़ेगा, तब जाके आपका क्लियर होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए भी आपको फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो दिमाग वैसे ही लगाओ, दौड़ाओ फटाफट, या फिर आप फिगर बनाएंगे तो आपके सामने सामने चीज़ें होंगी तो विजुलाइज करना ईजी हो जाएगा। तो ये 30 और 31 के लिए तो फिगर बनाएंगे हम, लेकिन उससे पहले हम 29 वाले को डायरेक्टली बना देते हैं। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था, हाउ टू फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो इसके लिए नॉर्मल सा है, पहला इक्वेशन क्या था आपका 4x माइनस 3y प्लस 7 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका कितना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है यहाँ पे इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे मुझे प्लस माइनस का साइन में पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, फिर एक साइन लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरा इक्वेशन जो था वो था दूसरी लाइन का L2 का 3x माइनस 4y प्लस 14, ओके, अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूँगा तो 3 का स्क्वायर आपका 9 आ गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16, दैट मीन्स रूट ऑफ 25 भी बन रहा है आपका, ये 5 आ जाएगा यहाँ भी। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपने डिसाइड करना है कि प्लस का साइन लूँ या नेगेटिव का साइन लूँ। अब हमने कौन सा एंगल बाइसेक्टर का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की लाइन निकालनी है, मीन्स उसका इक्वेशन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है, A1 A2 प्लस B1 B2 निकालेंगे और चेक करेंगे क्या आ रहा है। तो A1 A2 कितना बन रहा है आपका 3 इंटू 4 12, और B1 B2 क्या बन रहा है -4 इंटू -3 दैट इज़ 12, दैट इज़ 24 आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, 24 आपका ग्रेटर देन 0 है। तो जब A1 A2 B1 B सॉरी A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 आता है तो उस केस में ऑब्ट्यूज वाला जो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा उसको पॉजिटिव साइन से निकलेगा, और एक्यूट वाला जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो नेगेटिव साइन लेने पे निकलेगा। तो हमने कौन सा निकालना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो एक्यूट के लिए आप नेगेटिव का साइन लीजिए, तो आपका आंसर आपके सामने में होगा। दैट मीन्स यहाँ से आपने नेगेटिव का साइन लीजिए, 4x माइनस 3y प्लस 7, यहाँ प्लस माइनस में से केवल माइनस लूँगा तो माइनस 3x बन गया, माइनस माइनस प्लस 4y बन गया, और माइनस प्लस माइनस 14 बन गया। तो इसको यहाँ लाइए, 7x बन गया आपका ये, और माइनस 3y माइनस 4y तो माइनस 7y बन गया, और इसको यहाँ लाइए 14 को, तो 14 प्लस 7 21 प्लस 21 हो गया इक्वल टू 0। फिर 7 से डिवाइड कीजिए सबको, तो x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये हमने लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर वाला लेक्चर 2 में। तो लेक्चर्स पहले अटेंड कीजिए, फिर आप क्वेश्चंस में आएंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से और समझ में आएगा आपको। तो 29 वाले का जो आपका आंसर है इट इज़ सी। ओके, अब चलते हैं हम 30 और 31 के, उसके लिए पहले फिगर बना लेते हैं। तो दो लाइन हमारे पास, एक तो है L1, ये आपकी L1 हो गई, और दूसरी लाइन है L2, ये L2 हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको और करीब बना लेते हैं, सॉरी ऐसे बना लेते हैं, ये आपका L2 हो गया, और फिर तीसरी लाइन है L3, ये आपकी L1 वाला ऊपर वाला इससे डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, L1, ये आपका हो गया L3। ओके, ये L1 को यहाँ लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, सबसे टॉप में लिख देते हैं इनको। ये आपका L1 था, ये L2 हो गया, और ये आपका नीचे L3 हो गया। ओके, और L1 का इक्वेशन क्या था 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, और L2 का इक्वेशन था 3x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0, और L3 था आपका x प्लस y इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनका बाइसेक्टर है L1 और L2 का जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, तो आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हमने बनाया इस तरीके से, ये आपका एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर हो गया L1 और L2 का। ओके, ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन मीन्स L3 को पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और L1 और L2 जो है
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 मीन्स L3 को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, L1 इंटरसेक्ट कर रहा था P पे, तो ये वाला पॉइंट आपका P हो गया, और L2 को इंटरसेक्ट कर रहा था आपका Q पे, ये वाला पॉइंट Q हो गया। ये गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने फिगर तैयार कर दी है। ओके, अब आपने क्या निकालना है, ध्यान दीजिए आप, PR इज टू RQ, तो PR इज टू RQ मीन्स PR ये वाला दिख रहा होगा, PR का जो डिस्टेंस है यहाँ से, और QR इनका रेशियो निकालना है, PR इज टू QR। ओके, तरीके बहुत सारे हैं इसमें, यहाँ भी तरीके हैं, क्योंकि थ्योरम्स वगैरह अगर आप देखें तो काफ़ी तरीके से निकल सकता है ये। तो सबसे पहले तो हमें इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं, दोनों L1 और L2 जहाँ पे मिल रहे थे, इस पॉइंट को कुछ मान लेता हूँ M पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। M पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना है इसके बाद, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए तो हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स निकालने ही पड़ेंगे। ओके, तो M के कोऑर्डिनेट्स निकालो, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालो, P के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो M कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें इन दोनों को L1 और L2 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स 3x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0 ये था, और दूसरा इक्वेशन था आपका L1 वाला, L2 का इक्वेशन ऊपर वाला है, माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन लिखे हमने। फिर हमने M पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू, और यहाँ पे फटाफट सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस 9, और यहाँ 4 4 16 प्लस 16 बनेगा आपका 16 माइनस 9 7 बन गया ये, और यहाँ भी आपका 7 ही आ जाएगा। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, 3 इंटू 3 माइनस 9 माइनस 4 इंटू माइनस 4 माइनस 16, तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9 आपका 7 बन गया, ठीक है। फिर x के लिए x वाले को ढका, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस 28, और यहाँ से आपको 14 3 या 42, तो प्लस 42 बन जाएगा। 28 42 माइनस 28 कितना हो जाएगा आपका 12। 48 आया था आपका, 7 4 या 28, सॉरी 42 था, 42 और 28 को माइनस करके कितना आएगा, 8 प्लस 4 12, सॉरी 14 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, ठीक है। तो जल्दीबाजी में, इतनी जल्दीबाजी भी नहीं करनी कि आपका यहाँ पे माइनस करने की गलत हो जाए। ओके, उसके बाद y के लिए y वाले को ढकेंगे, तो 14 4 जा 56, और 7 3 जा 21, ये आपका आ जाएगा कितना 35, ये आ गया 35। तो इसको कैंसिल किया हमने, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। ओके, तो 14 4 जा 56 माइनस 7 3 जा 21, घटाया आपने इसको, तो आपका ये आ गए x और y कोऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स 2,5 हो जाएगा आपका किसके कोऑर्डिनेट्स, m के। 2,5 ये m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। वैसे आपने q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और p के, ठीक है। तो q और p के कोऑर्डिनेट्स तो वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि q और p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए 3x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0, ये आपका L2 वाली लाइन का इक्वेशन था, और L3 का था x प्लस y इक्वल टू 0। तो इसमें तो आप सीधे पुटअप कीजिए, x की जगह पे माइनस वाई लिख दीजिए, तो अपने आप आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया हमने, सीधे कितना आ जाएगा, x की जगह पे माइनस वाई लिखा, तो माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 14 आ गया, और y की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 2, और y की वैल्यू 2 आई, तो y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखिए, तो x की इक्वल टू आ जाएगा -2, तो दैट मीन्स -2 आपका q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, -2,2। ओके, और p के निकालने के, p के लिए सिंपल ये 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, और दूसरा था आपका x प्लस वाई इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो y की जगह पे फिर -x लिखो, x की जगह पे -y लिखो, बात एक ही है। तो x की जगह -y रखूँगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -7y इक्वल टू -7, दैट मीन्स y इक्वल टू 1 आ गया, y की वैल्यू 1 रखिए, तो x इक्वल टू -1 आ गया, तो -1,1, ठीक है। अब आपने क्या निकालने हैं, अब आपने निकालना है PR इज टू RQ। अब देखिए, एक थ्योरम होता है आपका, किसी भी ट्राइंगल में, अगर कोई ट्राइंगल आपके सामने में है, सपोज मैंने इसको लिख दिया PQR, और P का मैंने एक बाइसेक्टर बनाया, मींस एंगल बाइसेक्टर, ये इसका PM एंगल बाइसेक्टर हो गया, किसका एंगल P का एंगल बाइसेक्टर PM हो गया। ओके, तो एक थ्योरम होता था आपका क्लास 10 में ही, कि अगर ऐसा कुछ बनता है, तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा PQ और PR का जो रेशियो बनेगा, PQ अपॉन PR विल बी इक्वल टू QM अपॉन MR।
ये आपका थ्योरम था, ये सिमिलरिटी से आ जाता है, उसे प्रूव हम कर सकते हैं, बट ये आपके आर डी शर्मा में ऑलरेडी थ्योरम था। तो आप होप यू रिमेंबर कि अगर एंगल पी को बाइसेक्ट करें हम, तो एंगल पी का बाइसेक्टर पी एम हो गया, और पी एम से जो रेशियो बनेगा यहाँ पे क्यू आर पे, तो वो क्यू एम और एम आर, क्यू एम इस टू एम आर बनेगा। ये जो रेशियो बनेगी इनके जो पी क्यू और पी आर का जो रेशियो बनेगा इसके बराबर होता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर हम लगाएंगे। तो हमें निकालना है क्यू आर अपॉन आर पी, क्यू आर अपॉन आर पी निकालना है हमें, और हम क्यू आर अपॉन आर पी किसके बराबर हो जाएगा फिर, एम क्यू अपॉन एम पी के बराबर होगा। ऊपर वाले फिगर में देखिए, तो एम क्यू हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ कीजिए, एम क्यू निकाल दीजिए। तो एम क्यू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 माइनस माइनस 2, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, दैट मीन्स 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, ये आ गया आपका 5 अपॉन, और उसके बाद आर पी निकालना है आपने, सॉरी ये हमने क्या निकाला, एम क्यू निकाला, अब एम पी निकालना है हमने। तो एम पी निकालने के लिए फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ कीजिए, रूट ऑफ क्या आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 आपका 3 बन गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 माइनस 1 दैट इज़ 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी आपका 5 ही आ रहा है, दैट मीन्स 5 अपॉन 5 करके आपका 1:1 रेशियो बन चुका है। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। होप दिस इज़ क्लियर। इतना तो क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा हमने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने के लिए आप सीधे स्टेयर मेथड का यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट्स तो आपको मालूम ही है। तो लिखिए, पहले m के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद q के लिखते हैं x कोऑर्डिनेट -2, फिर p का x कोऑर्डिनेट -1। अब सीरीज यही रखेगा m q p। तो m का y कोऑर्डिनेट कितना था 5, और q का y कोऑर्डिनेट 2, और p का y कोऑर्डिनेट 1। फिर उसके बाद 5 को दोबारा रिपीट कर दिया स्टार्टिंग की, और स्टार्टिंग के 2 को फिर दोबारा रिपीट कर दिया 2। उसके बाद आपने क्रॉस करना शुरू किया, -10, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 2 2 प्लस 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका -10 आ गया। इसको आप दिमाग में रखिएगा, -10 आ रहा है। ओके, अब उसके बाद फिर उसके बाद आपने दूसरी तरफ से क्रॉस करना शुरू किया, 2 2 जा 4 प्लस -2, सॉरी -2 ही लिख देते हैं सीधे, प्लस माइनस माइनस ही बनेगा। उसके बाद -1 इंटू 5 दैट इज़ -5। तो इनको सॉल्व करके कितना आ रहा है आपके पास, 4 माइनस 7 दैट इज़ -3। ठीक है, दोनों में से बड़ा कौन है, -3 बड़ा है, तो -3 से -10 को घटा दीजिए, तो -3 माइनस प्लस 10 दैट मीन्स 7 आ गया। ठीक है, और 7 का जब आधा करेंगे तो वही आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। ओके, इस 7 का जो आधा होगा वही आपका, क्योंकि ये हमने स्टेयर मेथड डिस्कस किया था लेक्चर 1 में, तो होप यू रिमेंबर, उसको आप देख लीजिएगा किस तरीके से हम स्टेयर मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो 7/2 दैट मीन्स बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 to 34 गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी आपके सामने में है। ए का जो है वाई कोऑर्डिनेट 0 है और बी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप रियलिस्टिक में जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है उस पर प्लॉट कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, सपोज ये वाई एक्सिस हो गया, एंड तो आपका ए पॉइंट कहाँ बनेगा, -2, 0, सपोज ये हो गया आपका -2, 0, दिस इज़ ए -2, 0, और दूसरा पॉइंट है बी 0, 4, तो ये आपका बी हो गया 0, 4, और ए बी आपका इन दोनों को ज्वाइन करने पे ए बी हो गया आपका। एम इज़ ए पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स x, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो x 0 के बराबर है या आपका x जो है 0 से बड़ा है। P डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 2:1, तो 2:1 अब दैट मीन्स P यहाँ कहीं होगा, जिसके हिसाब से 2:1 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा आपका ए बी। ओके, और उसके बाद क्या है, सी एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी एम एंड ए एम। तो बी एम कहाँ है, अब मुझे मालूम नहीं कि एम कहाँ पे है, तो सबसे पहले तो एम के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ेंगे। और यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन देखिए, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम बी इज़ मिनिमम इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर। तो देखिए 1, 1, 0, 2, 2 मीन्स कहाँ पर होगा एम, क्योंकि एम हो सकता है 0, 0 वाला एम हो, या हो सकता है ये ऐसी जो लाइन बनेगी वाई इक्वल टू या 1, 1 पे कहीं यहाँ एम आ रहा है, या 2, 2 पे एम आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी एरिया जो बनेगी मिनिमम बनेगी। तो पहले हम पॉइंट निकाल दें, इनमें से कौन सा पॉइंट होगा उसके हिसाब से फिर आगे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो पहले तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए। तो 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट एम आपका
एक विजुअलाइज कीजिए कि m जो है तीसरा पॉइंट है, उसके जो x कोऑर्डिनेट है x है और y कोऑर्डिनेट y है। ओके, ये m के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। उसके बाद 2 पॉइंट्स हमारे पास और क्या बचे, b का x कोऑर्डिनेट आपने लिखा 0 और b का y कोऑर्डिनेट लिखा 4 और फिर a पॉइंट था, a का आपका जो x कोऑर्डिनेट है -2 है और y कोऑर्डिनेट हो गया 0। आपने इन तीनों से अब इसकी एरिया निकाल देनी है। तो यहाँ पर x दोबारा रिपीट कर दिया, y दोबारा रिपीट कर दिया। वैसे आपने फिर स्क्वायर मेथड का यूज़ किया, 0 और यहाँ 4 × 2 -8 और 0 × x 0। तो यहाँ देखिए -8 ही बचा और फिर यहाँ से क्रॉस करना शुरू किया दूसरी तरफ से, तो x × 4 4x, ठीक है, x × 4 4x प्लस 0 और यहाँ 2 × y, तो -2y बन गया आपका ये। ओके, और इन दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, 4x - 2y और यहाँ से आएगा माइनस माइनस +8। फिर इसका आधा करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, वो भी आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, आप मालूम नहीं कि इन दोनों से बड़ा कौन है, वो तो बात की बातें हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ 2 × 2 = 4x -y + 4। अब मेरे सामने में 4 ऑप्शन है। अब देखिए कौन सा वैल्यू रखने पे ये आपका मिनिमम आएगा। तो x की जगह पे मैंने 1,1 रखा, तो ये आपका 1,1 रखने पे 1,1 रखने पर ये आपकी आ जाएगी 2 × 2 -1, 2 × 2 -1, 1 + 4 5 आ रहा है। 0,0 रखने पे 4 आ रहा है एरिया, और 2,2 रखने पे 2 × 2 = 4 -2, 2 + 4 6 आ गया आपका एरिया। 2,2 रखने पे एरिया आ रही 6, और लास्ट में 3,3 था, तो 3,3 रखने पे 2 × 3 = 6 -3, 3 + 4 7 आ रही है। दैट मीन्स किस केस में एरिया सबसे कम आ रही है, 4 वाला जो सबसे कम है, दैट मीन्स 0,0 रखने पे ये एरिया सबसे मिनिमम आ रही है। तो m के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो 0,0 होंगे। अब आप फिगर पे चले जाइए और m पॉइंट जो है, इसको m पॉइंट हम घोषित कर देंगे 0,0। मिनिमम वाली बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आंसर तो आ चुका आपका b वाला, 32 का हो गया आपका b। इसके बाद सेकेंड वाला पार्ट जो आपका है 33 एंड 33 वाले को देखिए आप, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल APM। ठीक है, और एक चीज़ थी यहाँ पे, एक और C and D आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BM एंड AM। तो BM का मिड पॉइंट C हो गया एंड D जो है किसका मिड पॉइंट हो गया, AM का। तो ये D हो गया आपका, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमने रेशियो क्या निकालना है, ट्राइंगल APM। तो ट्राइंगल APM आपको दिख रहा है APM, तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल APM, ये पूरा ट्राइंगल हो गया। और ट्राइंगल BPM, तो BPM माने BPM ये वाला ट्राइंगल हो गया, दूसरा जो ग्रीन किया हमने डॉटेड से, तो ये ट्राइंगल हो गया। तो सिंपल सा 2:1 हो गया इसका, सीधे आंसर ही है। क्योंकि तो प्रॉपर्टी होती है, अगर देखिए एक ट्राइंगल हमने बनाया और यहाँ से हमने एक वर्टेक्स से अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो अपोजिट वर्टेक्स को सपोज करो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो दोनों की एरिया इक्वल होगी। मीन्स मिड पॉइंट पे मिल रहा है तो मिड पॉइंट में मिलेगा तो दोनों की एरिया इक्वल होगी। अगर सपोज कीजिए ऐसा ट्राइंगल बना और यहाँ से हमने एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जो अपोजिट वर्टेक्स को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इस तरफ वाला जो ट्राइंगल बनेगा 2 वाली तरफ, तो इसका एरिया जो है उस तरफ वाले ट्राइंगल का डबल होगा। ऐसे अगर हम रेशियो में 3:1 में डिवाइड कर दें, ऐसे किया हमने 3:1 डिवाइड कर रहा है ये लाइन जो ऊपर से आई। ठीक है, तो ये दोनों के ट्राइंगल का जो रेशियो बनेगा वो 3:1 बन जाएगा। तो सीधे सी जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप देखिए ट्राइंगल में AMB में देखिए, और यहाँ से जो आपका गया MP जो है, MP ने AB को जो है 2:1 रेशियो में डिवाइड किया। दैट मीन्स ट्राइंगल APM की जो एरिया बनेगी वो डबल बनेगी। इसके पास 2 पार्ट हैं और उस तरफ वाले के पास 1 पार्ट है। दैट मीन्स 2:1 रेशियो इसका सीधे क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। दैट मीन्स A विल बी करेक्ट आंसर। ओके, और उसके बाद पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर के लिए किसका पेरीमीटर निकालना है हमने वो क्लियर होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इसको डार्क कर लेते हैं हम, ABCD, इसका हमने पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए इसका पेरीमीटर निकालने के लिए इनके साइड से हमें चाहिए होंगे। तो यहाँ पे क्लियर है, देखिए AM जो होगा, AM की लेंथ कितनी बनेगी आपकी, AM की लेंथ 2 के बराबर होगी, क्योंकि हम पॉजिटिव वाली लेंथ लेंगे। क्योंकि यहाँ तक कि जो A का जो x कोऑर्डिनेट था -2 था, तो इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा हमारा 2 बन जाएगा। दैट मीन्स ये
ए एम डिस्टेंस 2 हो गया, और वैसे बी एम जो डिस्टेंस बनेगा वो 4 बनेगा, वाई कोऑर्डिनेट ऊपर में 4 है, ठीक है। और मिड पॉइंट वाली बात हो रही है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ए डी आपका कितना हो जाएगा फिर 1, क्लियर हो गया। और बी सी कितना हो जाएगा, बी सी की लेंथ हो जाएगी 2, बी एम का आधा, तो ये बी सी और ए डी तो निकल चुके हैं। अब हमें काम है ए डी और सी डी से, सॉरी ए बी और सी डी। तो ए बी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लीजिए कि ए बी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। तो बी एम कितना आपके पास 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस ए एम कितना था 2 का स्क्वायर 4, तो 16 प्लस 4 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2√5, ठीक है। ये आपका ए बी आ गया। अगर ए बी 2√5 है तो मिड पॉइंट थ्योरम से सी डी की जो लेंथ हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी। मिड पॉइंट थ्योरम तो आपको मालूम ही है, किसी भी ट्राइंगल में मिड पॉइंट से मिड पॉइंट वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड की क्या होती है, आधी होती है। दैट मीन्स इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा, अगर ये एक्स है तो ये वाली आपका x/2 हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है। तो सी और डी मिड पॉइंट है ट्राइंगल ए एम बी में, सी जो है बी एम का मिड पॉइंट है और डी जो है ए एम का मिड पॉइंट। तो सी डी की जो लेंथ बनेगी वो आधी हो जाएगी ए बी की। तो ए बी की लेंथ अभी निकाली थी हमने 2√5, तो दैट मीन्स सी डी की लेंथ हो जाएगी आपकी इसकी आधी, दैट मीन्स √5। ओके, फिर आप पेरीमीटर निकालना तो जोड़ दीजिए सबको। तो ए बी कितना था आपका पास, ए बी आपका था 2√5 और फिर ए बी के साथ सी डी जोड़ दिया √5, दैट मीन्स 3√5 यहाँ तक आ गया, प्लस बी सी 2 था, प्लस ए डी कितना आया था आपका 1। दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग है 2 + 1 3 + 3√5। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो ये आपका नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। होप दिस इज क्लियर। सो अगली क्लास में हम बाकी क्वेश्चन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपनी तैयारी वगैरह ठीक रखिए, पॉजिटिव। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो बताइएगा नीचे कमेंट करके। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स क्लियरली, बट हो जाता है क्योंकि स्क्रीन पे पढ़ाना जो है टफ हो जाता है। अगर मैं लाइव वगैरह अगर बोर्ड में होता तो ये वो वाली बातें जो है इतनी सारी नहीं होती, बट स्क्रीन में जो है समझाने के लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट्स भी लिखने पड़ रहे हैं, यहाँ भी लिखने पड़ रहे हैं, ये सारा करना यहाँ पे टफ हो जा रहा है और कर्सर भी आपका यहाँ दिख नहीं रहा है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। डिस्पाइट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो होप दिस इज क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।